हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसकी हम जो भी न्यू अमेंडमेंट्स हैं, मेजर चेंजेस हैं जो पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में नहीं थी, अब हम उन्हें देखेंगे। ओके, तो ये तो पास हो चुका है अगस्त 2019 में, बट अब ये जो इनैक्टमेंट में आया है और इसको लागू किया गया है अभी जुलाई में 2020 से। बट हमारे एग्ज़ाम में अभी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? इस डिजिटल एरा में कंज्यूमर बहुत तरीके के चैलेंजेस फेस कर रहे थे रिलेटेड टू ई कॉमर्स, क्योंकि अभी सब कुछ डिजिटल हो चुका है। तो हम ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर ऑनलाइन गुड्स या सर्विसेज लेना पसंद करते हैं। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सारे मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट या बहुत सारे जो भी गुड्स में डिफेक्ट आ रहे थे और हम उसका कुछ सल्यूशन नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए डिजिटल एरा के इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लाया गया। ओके, इसे 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिप्लेस किया गया। ओके, तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इसे इंडियन पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस किया गया? 30 जुलाई 2019 को। ये इसने रिप्लेस किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। लोकसभा में ये 30 जुलाई 2019 को पास किया गया और राज्यसभा में 6 अगस्त 2019 को। इसकी कमेंसमेंट 20 जुलाई 2020 को हुई। ओके, इसीलिए बहुत करंट है और हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और इसको नोटिफाई किया गया गैजेट ऑफ इंडिया में 9 अगस्त 2019 में। चलिए, और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की इस्टेब्लिशमेंट भी की गई 24 जुलाई 2020 में। तो चलिए देखते हैं हाइलाइट्स इसके कि क्या क्या है इनमें इम्पॉर्टेंट। ओके, तो देखते हैं मेजर चेंजेस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से ये डिफरेंट बनाती है। क्यों, क्या क्या इसमें अमेंडमेंट किए गए? चलिए देखते हैं। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन को कवर करता है, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होती थी, लाइक फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन हो गए या अदर्स और भी बहुत सारे हैं, अगर वहाँ से कोई डिफेक्टिव गुड्स हमारे पास आ जाती थी तो हम फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर ब्लेम नहीं कर सकते थे। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैंने ड्रेस कोई और रंग की मांगी थी उसे, बट ऑर्डर किया था और जो मेरे पास आया वो दूसरे कलर का था, बट मैंने उस टाइम पे रख लिया। बट अगर किसी को पसंद नहीं आया तो वो चेंज करवा सकते हैं, और इसके लिए अब तो एक्ट भी आ गया है। उन पर हम केस नहीं कर सकते थे। वो कहते थे कि हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, सेलर तो कोई और है, हमने गुड सेल नहीं किया, सेलर ने सेल किया है, तो आप सेलर पे जाकर केस करो, हम पर नहीं कर सकते हो आप। ओके, तो ये कहना था ई प्लेटफॉर्म वाले का। बट इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया, और अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी इस एक्ट के दायरे में आ चुका है, तो वो कोई भी मिसगाइड हमें नहीं कर सकता। ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो क्या हुआ, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA। ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उन्हें प्रमोट करना, साथ ही साथ उन्हें इन्फोर्समेंट करना भी। ओके, चलिए अब इसकी हम पावर देख लेते हैं। अथॉरिटी की क्या क्या पावर है? इनका काम है कि कंज्यूमर की राइट्स की वायलेशन ना हो, ये इन्वेस्टिगेट करना, या कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करे, ये भी देखना। गुड्स अगर डेंजरस या फिर हजार्डियस लगे, या फिर कोई सर्विस सेंटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को अनसेफ लगे, तो उन गुड्स या सर्विसेज को वो विड्रॉ करने के लिए भी कह सकती हैं। अगर गुड्स के मैन्युफैक्चर या इंडोर्सर ने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की है तो उन पर वो फाइन
इम्पोज कर सकते हैं फॉर 10 लाख। 10 लाख तक की फ़ाइन की पेनल्टी लगाई जा सकती है और साथ ही साथ 2 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट भी गुड्स के मैन्युफैक्चरर या इंडोर्सर पर वो इम्पोज कर सकते हैं। ओके, और दोबारा अगर मैन्युफैक्चरर और इंडोर्सर सेम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करे तो क्या करेगा, तो ये CCPA मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी उन्हें 50 लाख तक की फ़ाइन और 5 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट उन्हें दे सकती है इस तरह के फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करने पर। ओके, और अगर जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की जो गुड्स के इंडोर्सर होते हैं, अगर वो ऐसा करें तो 1 साल तक के लिए उनके प्रोडक्ट के इंडोर्समेंट से बैन भी किया जा सकता है, और अगर दोबारा ये काम इंडोर्सर करे तो उन्हें 5 साल तक के लिए बैन किया जाएगा। और अगर कंज्यूमर राइट की वायलेशन या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल या फिर कमीशन या फिर स्टेट डिस्प्यूट रिडर्सल कमीशन या फिर नेशनल जो भी लेवल पे हैं उनकी कंप्लेंट पर उन्हें फ़ाइन भी की जा सकती है। ओके, चलिए अब हम कंप्लेंट फाइलिंग को देखेंगे कि कंप्लेंट फाइलिंग क्या है। तो अब कंज्यूमर वहीं से कंप्लेन कर सकते हैं जहाँ पर वो रहते हैं, बट पहले के लॉ में ऐसा नहीं था। उस लॉ में कंज्यूमर जहाँ पर सेलर मान लो मतलब जहाँ पर सेलर रहते थे वहीं पर उन्हें जाकर कंप्लेन करनी पड़ती थी। मान लो कि किसी दुकान से आपने कोई सामान लिया, ओके, और वो किसी दूसरे सिटी में दुकान है तो आपको वहाँ जाकर कंप्लेन करनी पड़ती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब आप जहाँ रहते हो आपके आसपास के जो भी कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम है आप वहाँ जाकर कंप्लेन की फाइलिंग कर सकते हो। ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, अब तो जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अब क्या है, ई फाइलिंग पॉसिबल हो गई है, और साथ ही साथ केसेस की जो हियरिंग होती है वो कंज्यूमर कोर्ट में वो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी पॉसिबल हो गई है। ओके, तो ये हमारे लिए क्या प्रोवाइड करता है, ईज़ प्रोवाइड करता है कंज्यूमर के लिए, और साथ ही साथ इनकन्वीनियंस भी दूर करता है। और इससे क्या होगा, जो भी कंप्लेंट्स की प्रोसेसिंग होगी वो जल्दी होगी और सभी को जो भी उनकी रिड्रेसल मिल जाएगी जल्दी। ओके, तो अब देखते हैं पिक्यूनरी ज्यूडिकेशन मतलब क्या क्या चेंजेस आए हैं अमाउंट वाले में, कितने तक की जो भी अमाउंट की हम केसेस किस डिस्ट्रिक्ट फोरम में या कंप्लेंट्स किस जगह पे कर सकते हैं। देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिकेशन के पास 20 लाख तक की हम कंप्लेंट कर सकते थे। गुड्स का जो वैल्यू है वो 20 लाख तक का होता तो कर सकते थे, बट हम अप टू 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट फोरम पे अब कोई भी जो भी फाइल्स हैं मतलब कंप्लेंट की फाइल है वो हम कर सकते हैं। स्टेट फोरम में 1986 वाले लॉ में हम 20 लाख से 1 करोड़ तक की कंप्लेंट फाइल कर सकते थे, बट स्टेट फोरम में अब 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच की कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। नेशनल फोरम पे पहले अबव 1 करोड़ थी, अब है अबव 100 करोड़। ओके, तो ये चेंजेस आ गई हैं, इसकी याद रखिएगा पॉइंट्स, क्योंकि एग्जाम में तो ये ज़रूर आने वाले हैं। ओके, तो प्रोडक्ट लायबिलिटी और पैनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। न्यू एक्ट जो है इंट्रोड्यूस करता है कि प्रोडक्ट लायबिलिटी जो कि है वो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर के साथ साथ प्रोडक्ट की सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं और उनके वेंडर्स उनकी कंपनसेशन उनकी ही क्लेम किया जाएगा उनको ही। तो इसमें सेलर का मतलब सिर्फ जो सेल कर रहा है गुड्स का वो भी नहीं है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले भी हैं। ओके, तो सारी लायबिलिटी सिर्फ सेलर की ही नहीं है, जो सेल कर रहा है या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है उनकी भी है। और इस तरह से जो वो कोई भी नेग्लिजेंस प्रोडक्ट के लिए नहीं कर सकते, अगर ऐसा करेंगे तो उनके अगेंस्ट भी फाइल कंप्लेन की जा सकती है। ओके, मीडिएशन। अब मीडिएशन क्या है, मीडिएशन में अल्टरनेट डिस्प्यूट सेंटर बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कंपनसेटरी डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के अलावा भी। ओके, तो इसकी हम तो बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, उससे पहले जान लीजिए कि पनिशमेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, अगर कोई मिसलीडिंग या लोगों को गुमराह करने वाले एडवर्टीजमेंट बनाते हैं तो इसके लिए 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट और 10 लाख की फ़ाइन तक लगाई जा सकती है, और ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट या फ़ाइन नहीं लगाई जा सकती। बट अगर यही मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दोबारा कोई करता है तो इम्प्रिजनमेंट की सज़ा बढ़कर 5 साल तक की हो जाएगी और 50 लाख की फ़ाइन कोर्ट में देनी पड़ेगी।
और प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन का तो मैंने बता ही दिया है। तो अगर ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इस न्यू लॉ में, ओके, मतलब अगर किसी कंज्यूमर को कोई गुड्स की वजह से कोई भी हार्म होता है लाइक मेजर या माइनर इंजरी या फिर लाइफ लॉस, देन सेलर को कंपनसेट करना पड़ेगा कंज्यूमर को इसके हार्म के लिए। ओके, तो अब हम इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। चलिए, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल है 2020 ये मैंडेटरी है ना कि एडवाइजरी। ओके, अब ये लागू कर दिए गए हैं जुलाई से, तो ये क्या है, ये मैंडेटरी है। आप ये नहीं कह सकते कि ये एडवाइजरी, इसको मानना ही आपको पड़ेगा। ओके, जो भी फोरम है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए जो अगर उन्हें कंप्लेन मिलती है उसके लिए उन्हें 48 आवर्स के बीच उन्हें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ओके, और उन्हें 1 मंथ के अंदर आंसर देना ज़रूरी है। ओके, चलिए, और थर्ड पॉइंट क्या है, उनके लिए जो कंज्यूमर की ग्रीवांसेस हैं उनकी रिड्रेसल के लिए उनके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ग्रीवांसेस रिड्रेसल जो ऑफिसर हैं उन्हें रखनी पड़ेंगी। ओके, और क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं कर सकते कि वो अपने फ़ायदे के लिए मैनिपुलेट कर दे प्राइजेस को, और जो कि अनफेवरेबल या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाए, वो ऐसा नहीं कर सकते कि लोगों से ठग कर वो पैसा ले नहीं सकते। ओके, और सेलर को अपने गुड्स विड्रॉ करने पड़ेंगे। अगर कंज्यूमर को टाइम पे गुड्स नहीं मिला या फिर गुड्स में कोई डिफेक्ट हुआ तो वो ऐसा नहीं कर सकती कि वो दोबारा गुड्स को वापस न ले या सर्विस को वो विड्रॉ न करे, अब वो उन्हें करना पड़ेगा। ओके, और चलिए, और नेक्स्ट स्लाइड ख़त्म हो गई है, पर मेरे पास कुछ और भी पॉइंट्स हैं, मैं उनको आपके पास साथ डिस्कस करना चाहूँगी, इसीलिए मैं कर रही हूँ। और अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन रूल के अकॉर्डिंग 5 लाख तक की अगर केस के लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी। ओके, और कोई अनआइडेंटिफाइड कंज्यूमर अगर होंगे और उनकी कोई अमाउंट क्रेडिट हुई होगी कंज्यूमर वेलफेयर फंड में, वो जाएगी। ओके, अगर उन्हें कोई कंज्यूमर उस टाइप का कंज्यूमर नहीं मिला जिनके लिए ये अमाउंट है, तो वो अमाउंट क्या जाएगी, कंज्यूमर रिड्रेसल वेलफेयर फंड में जाएगी। इसके अलावा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल रूल्स प्रोवाइड करेगी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को। ओके, तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है कंज्यूमर इशू के लिए, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो कि वाइस चेयरमैन होंगे, और अलग अलग फील्ड से 34 अदर्स मेंबर भी होंगे इस जो एडवाइजरी कमेटी है। इसका टेन्योर होगा 3 साल का, मतलब कार्यकाल इसका 3 साल के लिए होगा, और कंज्यूमर अफेयर के मिनिस्ट्री ऑफ इंचार्ज जो होंगे वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन के इनमें से कोई भी 2 स्टेट के हर बार अलग अलग चुन के आएंगे। ओके, तो हमने क्या देखा, इसकी मैं एक थॉरो आपको एक नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या था, कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अलग से सेपरेट रेगुलेटर यानी CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बनाया गया है। पहले क्या था, 1986 में कंप्लेंट्स जो भी फाइल करती थी वो कंज्यूमर कोर्ट में, जहाँ पे सेलर की ऑफिस होती थी, बट अब 2019 में हम कंप्लेन वहाँ से भी कर सकते हैं जहाँ पे कंज्यूमर अपने उनका रेसिडेंट हो या फिर वो काम करते हो। 1986 में कोई प्रोविज़न नहीं था, कंज्यूमर सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता था, सिविल कोर्ट में वो जाता था, एक्चुअली वो कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकता था, बट कंज्यूमर अब जा सकता है कंपनसेशन के लिए अगर उसे कोई हार्म होता है कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज से। ओके, तो पहले क्या था, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल का तो मैंने बता ही दिया कि डिस्ट्रिक्ट में 20 लाख तक का था, स्टेट में 20 से 1 करोड़ और नेशनल में अबव 1 करोड़ था। कोई भी फाइल कंप्लेन करने की प्राइस नहीं, मतलब वो उसके अंदर तक जो भी उसकी वैल्यू होगी वो 20 लाख डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे 20 से 1 करोड़ और नेशनल पे अबव 1 करोड़ वो करता था कंज्यूमर। अब 2019 में डिस्ट्रिक्ट के लिए अप टू 1 करोड़, स्टेट के लिए 1 से 10 करोड़ और नेशनल में अबव 10 करोड़ की कंप्लेंट फाइल की जाएगी।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग से लेकर ई कॉमर्स तक की कोई प्रोविज़न नहीं थी, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इसके लिए रूल्स और गाइडलाइंस बनाए गए हैं फॉर डायरेक्ट सेलिंग और ई कॉमर्स के लिए। ओके, पहले 1986 में जो सेटलमेंट होती थी, मीडिएशन मतलब बीच, जो मैंने बताया कि अल्टरनेट जो भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर जो है वो ऐसा कुछ नहीं था 1986 में, बट 2019 में अब इसे बनाया गया है। तो चलिए A to Z पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिया। अब आप ये मुझे बताओगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।